नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2022 के लिए सियासी उठापटक और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। यूपी में सियासी उठापटक का खेल जारी है। ऐसे में अब देखना यह है कि सियासी उठापटक में कौन पास और कौन फेल होता है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक चली शाह से मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही इन मुलाकातों के जरिए पार्टी के भीतर विधायकों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद हो रही है। बीजेपी अपने पूर्व सहयोगियों को भी साथ लाने की कोशिश करने में लगी है। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ से बैठक के दौरान अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची थी। पटेल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले पहले कार्यकाल में केंद्र सरकार में मंत्री थी। वहीं दूसरी ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठी पार्टी है, बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना खारिज है। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी बताए कि अभी तक पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया और सामाजिक न्याय रिपोर्ट का क्या हुआ। ओम प्रकाश ने यह भी कहा कि 2022 में बीजेपी की विदाई तय है, पिछड़े नेताओं से मिल लेने से वोट नहीं मिलेंगे। दरअसल सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात के बाद अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने इस संभावना को खारिज किया है। अब सवाल यहां यह उठता है कि इस उठापटक के खेल में कौन पास और कौन फेल होता है। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? आखिर 2022 के चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा? क्या 2022 में बीजेपी की विदाई तय है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि योगी जी के काम से उत्तर प्रदेश की जनता और विपक्ष तो नाराज थे ही और हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित तो हैं ही। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों से नाराज हैं। 250 से ज्यादा विधायक योगी जी के खिलाफ अपने केंद्रीय नेतृत्व को लिख चुके हैं। करीब 200 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी के खिलाफ धरने पर बैठ चुके थे और सैकड़ों विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने योगी जी की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपने केंद्रीय नेतृत्व को समय समय पर पत्र लिखा। यानी कि पिछले 4.5 साल तक जो सरकार चली है वो अहंकार और आत्ममुग्धता की सरकार थी। कानून और नियम उनसे परे योगी जी के मठ वाले नियमों से ये सरकार चलती रही है। अब उसका खामियाजा तो जनता देगी ही, ऐसी सत्ता को उखाड़ कर तो फेंकेगी ही। अब कोई भी कवायद अमित शाह, मोदी या जेपी नड्डा के साथ मिलकर योगी जी करने की कोशिश करें, लेकिन निर्णय वो तो जनता को लेना है। वो मोदी जी से मिलें, वो अनुप्रिया पटेल को मनाएं या कुछ भी करें, वो किसी को भी पार्टी में लाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें, लेकिन मन तो जनता ने बना लिया है। जनता की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं है। जिस तरीके से बेड, अस्पताल, दवाइयां, ऑक्सीजन, बेरोजगारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, व्यापारी, किसान, महंगाई, ये तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 सालों में देखे गए हैं, जिसको जनता ने भोगा है, जिसको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने झेला है, सरकारी अत्याचार के रूप में जिसको महसूस किया है, उसका निर्णय, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता देगी। कवायद कोई भी कर ले, किसी को भी जोड़ ले, लेकिन हाल वही होगा जो उत्तर प्रदेश की जनता ने
अपने खून के आंसुओं के बदले तय किया। जिला पंचायती के चुनाव के बाद भाजपा बहुत बुरी तरीके से बौखला गई है। उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार लोगों के द्वारा हटाई जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनना लगभग तय है। इसी को लेकर जो है भाजपा के अंदर उठापटक हो रही है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन भी साथ ही साथ रेस करना चाहता हूं कि कल जिन दूसरी पार्टी के लोगों को ये भ्रष्टाचारी क्रिमिनल बताते थे, आज वो भाजपा में जाके सब साफ सुथरे हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से आदमी डालो और उधर से आदमी बिल्कुल पाक साफ। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से औपचारिक भेंट मुलाकात है। उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने का कोई तात्पर्य नहीं है और कतई समीचीन नहीं। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी शाही लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 100 से जुड़ने के लिए। अश्वनी शाही जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, आपकी पार्टी बता रही है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, सब कुछ रूटीन में है, लेकिन राजनीति में इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम रूटीन कहां होता है? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? पवन जी, इतना बड़ा क्या है? देखिए, एक बहुत दिन से कोरोना काल चल रहा है, लोग निकले नहीं थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे हर प्रदेश का दौरा कर रहे थे और एक ये रूटीन मुलाकात थी। देखिए, वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिले, माननीय अध्यक्ष जी से भी मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई। तो ये एक रूटीन विषय है। दूसरा ये है कि इस रूटीन में आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है कुछ चर्चा जरूर हुई होगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार काफी दिन से जगह खाली हैं, उन पर भी चर्चा हुई होगी। तो ये तो पार्टी का अंदरूनी और रूटीन चीज है जिसको लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के, और दिल्ली जाने पर देखिए अब अटकलें और कयास तो सब आदमी लगाना है। हम भी सोचेंगे क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी होती है, आपके लिए भी होगी, विरोधियों के लिए भी होगी। विरोधी उसी में छटपटा रहा। अभी ओपनिंग रिमार्क में देखिए हमने कांग्रेस के साथी का सुना, कितना बढ़िया भाषण दे रहे थे। अरे अपने पंजाब को संभालें, जहाँ पर जो है बगावत की सुर खत्म हो गई, पार्टी दो फाड़ हो रही है। राजस्थान को देखना चाहिए उनको, जहाँ सचिन पायलट बगावत पर आए। उत्तर प्रदेश में कोई बगावत का आपको कुछ आया? दिल्ली से ये आ गया कि हाँ, यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे सारे मंत्री सही जगह पे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार एक रूटीन चीज है, इसमें कोई नई चीज और नया एकदम से उन्माद वाली कोई चीज नहीं है। पवन जी, ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। तो अश्वनी जी, आप बता रहे हैं कि सब कुछ रूटीन है और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले अपने लोग संभालें। क्या वो संभाल लेंगे? तो फिर जितिन प्रसाद जैसे लोग आप कैसे काट पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, अभी 7 मंत्री पद खाली हैं आपके योगी सरकार की कैबिनेट में। क्या इसमें अरविंद शर्मा या जितिन प्रसाद को समायोजित करने की चर्चाएं चल रही हैं? पवन जी, देखिए दो सवाल है आपका। पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। जितिन प्रसाद जी हमारे यहाँ आए और जब से प्रियंका वाड्रा आई है, कांग्रेस में सक्रिय हुई है, तब से देखिए राहुल जी के करीबियों का भगदड़ सी मची हुई है। सारे जितने नौजवान हैं, यही सारे नौजवान, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो सभी लोग गए थे उनके पास शिकायत करने की, बड़े मंत्री हमको काम नहीं दे रहे हैं। उन्हीं में से अब सम्मान नहीं मिल रहा है। उसका एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लेकर, कि हमने हमारे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री इस समय आसाम के हैं, जो 1.5 साल तक राहुल गांधी का समय मांगते रहे, समय नहीं मिला। और जब समय मिला तो राहुल जी दूसरे तरफ देख रहे थे, हेमंत जी दूसरे तरफ देख रहे थे। तो वहां पर एक प्लेट रखी हुई थी और अन्य नेता भी कांग्रेस के थे, जिसमें कुत्ता भी बिस्किट खा रहा था और वहां के नेता भी बिस्किट खा रहे थे। तो ये सम्मान की बात है। उनको आज भारतीय जनता पार्टी जो आप सम्मान की बात कह रहे हैं ना अश्वनी जी, यही तो मुद्दा है। उसी और तो मैं आपको लाना चाह रहा हूं कि बताया जा रहा है कि सीएम योगी अरविंद शर्मा के आने से खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनको कैबिनेट स्तर का पद मिले, वो राज्य मंत्री से ऊपर बनाने के लिए तैयार नहीं है। यही तो मुद्दा है। पवन जी, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा था मैं कि एक हम भारतीय जनता पार्टी में आए हुए लोगों का सम्मान हम इस तरीके से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, माननीय जितिन प्रसाद जी बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रह चुके थे। भले ही उसको मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कहे कि कूड़ेदान में कूड़ा चला गया, वो हम नहीं मानते। उनके आने से हम भी मजबूत होंगे। वो चाहे जितने बड़े कुछ हो, उनके लिए अब वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो सम्मानित है, रहेंगे। अरविंद शर्मा जी की जहां तक बात है, कहीं पर कोई इसका लिखित कोई संविधान तो जारी नहीं हुआ कि उनको कैबिनेट नहीं बनाया जाएगा, योगी जी कह रहे हैं। कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये सब कयास है।
एक दिन जिस दिन कोई मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है अभी, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये सर्वाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित होता है कि किसको मंत्री बनाए, किसको राज्य मंत्री बनाए और किसको कहां पर एडजस्ट करें। ठीक है अश्विनी जी, वापस लौटते हैं आपके पास, वापस आते हैं। हमारे साथ मनोज यादव सपा नेता भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी कहां दिख रही है? लगातार अब जो सियासी बिसात है वो बिछाई जानी शुरू हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव की रणभेजी बच चुकी है, लेकिन क्या ट्विटर से ही चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ट्विटर से लड़के पंचायत चुनाव में सरसेट प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से इस पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए कि ट्विटर से ही लड़के हम जीत सकते हैं। ये सारे हम पे बड़े आरोप और हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कारण ये है कि बीजेपी ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करती है लोगों को, जनता के मीडिया के माध्यम से। तमाम मीडिया चैनल ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन हम इस बात पे इसलिए बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोरेंस रखते हैं कि समाजवादी पार्टी का संघर्षों से उत्पाद हुआ है और संघर्ष करके ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। हमारे लिए कोई आरएसएस जैसी संगठन या इस तरह की चीजें कभी काम करने के लिए ना थी, ना है, ना होगी। हम खुद स्वयं लड़ते हैं सड़कों पे आके और लड़के सत्ता में हासिल करते हैं और जो सामाजिक विषमता है उसको दूर करने का प्रयास और डेवलपमेंट के काम करने में विश्वास रखने वाला दल है। अभी हमारे साथी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के सभी सुनने वालों को और जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे हो, क्योंकि विगत 4.5 सालों में सारा हिसाब किताब जो काम किया है, जनता हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ से पूछी, ना किसी मोदी जी से, ना अमित शाह से, ना किसी और XYZ से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ से ही करेगी। और हम तो चाहते ही हैं, हमारी दिली इच्छा है, हम तो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही मैदान में आए, तब पता चलेगा 22 में कि कौन सा डेवलपमेंट का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ जी का या जो 5 साल शानदार उत्तर प्रदेश में सिंगल इंजन की सरकार समाजवादियों ने चलाई वो वाला। इसलिए ये तो बड़े हर्ष की बात है और हम धन्यवाद देते हैं। अब कल मंगलवार को हम 1.25 किलो लड्डू जरूर चढ़ाएंगे बजरंगबली को, धन्यवाद देंगे कि समाजवादियों की जो इच्छा मंशा थी वो बीजेपी उस पर मोहर लगाने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ सीएम फेस बने बीजेपी का, जिससे कि जो मुस्लिम यादव का जो ध्रुवीकरण है, जो आपका समीकरण होता है MY फैक्टर, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया बढ़िया तरीके से, अपनी जो राजनीतिक जो आप एक गोटियां सेट करेंगे वो बढ़िया तरीके से आप फिर राजनीतिक चालें चल पाएंगे, यही कहना है आपका? पवन जी, बिल्कुल स्पष्ट बात बता दूं, अगर इंटर की परीक्षा की पढ़ाई पवन जी ने की है तो परीक्षा भी पवन जी को ही देनी चाहिए, मनोज यादव को नहीं। ये है नैतिकता की बात, ये ईमानदारी की बात। आप सवाल से हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप ये स्वीकार नहीं करते कि मुस्लिम यादव समीकरण पे आपकी पार्टी चलती है, आपको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए? अरे बीजेपी को नहीं चाहिए क्या 3 तलाक में मुसलमानों का वोट? क्या नहीं, अभी तो सवाल आपसे है, बीजेपी प्रवक्ता से मैं पूछ लूंगा, अभी तो सवाल आपसे है। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हमें सबका वोट चाहिए, हमें दलितों का चाहिए, पिछड़ों का चाहिए, अल्पसंख्यक का चाहिए, और समाजवाद तो इसी का प्रतीक है। हम कहाँ किसी के धर्म से नफरत करने वाले राजनीतिक दल है। वो तो आप भाजपा से पूछो कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पवित्र तो नहीं हो जाएगी आपकी पार्टी। वैसे मुसलमानों ने उनकी महिलाओं का वोट तो लेके आप पवित्र नहीं हुई है। अब पता नहीं आने वाले समय में कंप्यूटर दिया है शायद मोदी जी ने, कुरान और कंप्यूटर एक हाथ में, आप समझ रहे हैं ना मेरी भाषा को? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, वो वाली भाषा से अब हो सकता है मुसलमानों का भी वोट मिल जाए। वैसे कई सारे लीडर्स को आगे बढ़ाया है बीजेपी ने और अभी कैबिनेट में भी हम सुनने में आ रहा है बढ़ाएंगे, तो उनको पूछिए जिनको नफरत है मुसलमानों से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं मनोज जी। अश्विनी साई जी, आप लगातार वही 2017 में जो चुनाव में आपने राजनीतिक गोटियां सेट की थी, धीरे धीरे वही तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप फिर से एक बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको अपने साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनकी गलबैयां ओवैसी साहब के साथ चल रही हैं। क्या आप फिर ओवैसी साहब का भी समायोजन करेंगे? जी देखिए, राजनीति में संभावनाओं, किसी संभावना से इनकार नहीं किया जाता है और ना हम उनको अभी ऐसा कोई सूचना हमको तो नहीं मिली है। अगर कोई संभावना किसी के लिए, अब बताइए आप, ये जो
लेकिन आपके पार्टी के नेता तो इनको जिन्ना तक बताते रहे कि ये आधुनिक युग के जिन्ना हैं ओवैसी। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं में कोई कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब आप प्रपोजल दे रहे हैं। अश्विनी जी प्रपोजल दे रहे हैं आप ओवैसी जी को। पवन जी, आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने राजभर जी की बात की, मैंने आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, उसके बाद ही आपने परसेप्शन मेरा सवाल यही था कि आप ओम प्रकाश राजभर जी को अश्विनी जी वापस ला रहे हैं अपने फिर से अपने गठबंधन में, और देखिए एक बार सवाल सुन लीजिए, आपको शायद क्लियर नहीं हुआ। आप ओम प्रकाश राजभर जी को वापस अपने कुनबे में ला रहे हैं, लेकिन वो इस समय वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ राजनीतिक गोटियां सेट कर रहे हैं। तो अगर आप राजभर जी को लाएंगे तो फिर क्या उनको भी लाने का प्लान आपका है? मैंने जो कहा वो आपने लग रहा पवन जी समझा नहीं, सुना नहीं। आप इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मैंने कहा राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजभर जी ओवैसी साहब के साथ हो, राजभर जी सपा के साथ हो, राजभर जी भाजपा के साथ हो, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब बहन मायावती का साथ, जिसके साथ क्या कांड हुआ वो कहने की बात नहीं है, और वो बुआ और बबुआ की जोड़ी बन सकती है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात पर मैं आना चाहूंगा, हमारे सपा के साथी ने कहा कि क्या भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना देते समय न तो यादव देखा, न मुसलमान देखा, न ब्राह्मण देखा, न क्षत्रिय देखा। 3 तलाक का मुद्दा और महिलाओं के लिए दिया गया कि जो आप लोग नहीं कर पाए, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते थे। अब मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये आपके सवाल से स्पष्ट बचते हुए नजर आए कि आप मुसलमान और यादव की राजनीति पर भाग रहे हैं। इन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनकी पार्टी का जन्म, वो नाम इन्होंने दे दिया समाजवादी, लेकिन वो परिवारवादी पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी। अगर ये समाजवादी पार्टी होगी तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाकर देख ले, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह के अलावा, तो यादव मुख्यमंत्री, उनके परिवार का मुख्यमंत्री यही हो सकता है। लेकिन उनका सवाल भी तो जायज है। आप बताएं, आपने 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए? उनका सवाल भी तो जायज है कि आप अगर वोट लेना चाह रहे हैं तो भागीदारी भी तो सुनिश्चित करिए। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो आप मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते? देखिए, मुस्लिम उम्मीदवार उतारने कई बार सवाल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती है? मैं आ रहा हूं मनोज जी। आज जो है, देखिए हम लोग तुष्टीकरण, हमारे यहाँ देखा जाता, पहले लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ देखा जाता है कौन जीता हुआ है कौन नहीं है, कि अगर हम मुस्लिम उतारते या नहीं उतारते। 300 से ऊपर सीटें जीतने वाली पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी बनी है। सपा के बहुत बहुमत आए, 300 नहीं पाए ये लोग, वो भी तो देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास कायम किया है, और आगे आने वाले दिनों में भी जो इन्होंने कहा लड्डू चढ़ाएंगे, हमको लग रहा है कि लड्डू के पैसे खर्च होंगे, माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। और इसी बार बजरंगबली जी को कहता हूँ, जेठ का महीना चल रहा है, जब लड्डू ये चढ़ाएंगे मैं वही कहता हूँ कि अभी भी आप लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। योगी जी ने कोरोना काल में जिस तरीके से शानदार मैनेजमेंट करते हुए व्यवस्थित कर लिया, आज सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाले प्रदेश हम बन गए। हम लोगों ने 10,000 की जांच करने के लिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मनोज यादव जी, अगर आप, वो उन्होंने कहा कि बुआ बबुआ की जोड़ी बन गई, आपको पता है कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी में बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आपके कैडर में कितनी बड़ी कटुता थी, और आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। आपका वोट हालांकि ट्रांसफर नहीं हो पाया, बाद में फिर से आरोप प्रत्यारोप लगे, और इसके साथ साथ आपने 2017 में भी यूपी के 2 लड़के आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अगर वो ओवैसी साहब को ले आते हैं, उन्होंने मना नहीं किया अभी, अगर वो ओवैसी साहब को गठबंधन में ले आते हैं तो आपके MY फैक्टर पर असर पड़ना तय है, या आप अपना वोट बैंक सुरक्षित मान के चल रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को इन सब विषयों पर बहुत ज्यादा अभी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता के वक्तव्य से थोड़ा सा हतप्रभ हो गया, जब उन्होंने कहा कि मायावती जी का नाम लिया, मायावती जी को कहा कि ये वही पार्टी है जिनको ये कहा, तो आप भूल क्यों जाते हैं? जब काशीराम और आदरणीय नेताजी का जब गठबंधन हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था दिल्ली में, कि मैंने कांटे से कांटे को निकाल के फेंक दिया। आप भूल गए क्या उन सारे षड्यंत्रों को? जब समाजवादी पार्टी दलितों पिछड़ों का एक गठजोड़ बनाया, आपने हमारे गठबंधन को तोड़वा दिया। आप ये बात बोल नहीं सकते हैं। अटल जी का वो वक्तव्य तो आज भी सोशल मीडिया और हर जगह पे हर नेता की जुबान पे रहता है। हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीन पे उतरती है। आपने कहा ना कि हम दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं ताल ठोक के कहता हूँ कि हाँ,
हमारा जिन नेताओं में विश्वास है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी तरह केशव मौर्य का चेहरा लगा के, पिछड़ों की वोट लेके, कहीं पे स्वतंत्र देव सिंह को बता के, कहीं सिद्धार्थ नाथ सिंह को बता के, कहीं पे शर्मा को बता के, और इसके बाद जिसका नाम नहीं लेते उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हम वो वाले राजनीतिक दल नहीं है, हम ईमानदारी से बात करते हैं। विधायक हमारे भी चुनते हैं कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में तो शायद ही आप परिचित ही होंगे ना, उनको क्यों धता बताते हैं? अगर किसी का चेहरा नहीं पसंद आएगा तो विधायक उसकी बगावत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में बैठ जाते हैं। आप भूल जाते हैं क्या इस बात को? लेकिन मनोज जी, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री पर, आप जो बीजेपी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे, बाद में सीएम भी बने, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो समझ के चलें कि 2012 के दौरान जब आपकी सरकार बनी तो 5.5 मुख्यमंत्री का जुमला जोड़ा गया था आपके साथ कि आपके यहाँ शिवपाल भी थे, आपके यहाँ रामगोपाल यादव जी भी थे, आपके यहाँ नेताजी भी थे और आपके यहाँ आजम खान भी थे। एक मिनट सुन लीजिए पवन जी, जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री नहीं है, जो उप मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, जो उनके प्रवक्ता है उप मुख्यमंत्री के वो भी मुख्यमंत्री नहीं है कौन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? झगड़ा तो इसी बात का चल रहा है ना। सारे सवाल जवाब, सारी मीटिंगें किस बात की है कि है कौन मुख्यमंत्री? ऐश्वर्या जी बताइए, एक्ट नहीं कर पा रहे कौन सीएम है? क्योंकि बताया ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है और ग्राउंड जीरो पर लोग कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया लेकिन उनके नीचे 2 बैसाखियां लगा दी, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। बाद में आपने संगठन से सुनील बंसल को लाके बैठा दिया और अब आप अरविंद शर्मा को उनके ऊपर बैठाना चाह रहे हो। यहां तक कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से योगी जी ने साफ साफ ये बोल दिया कि इससे अच्छा तो मैं रिजाइन कर दूं, जब आप उनसे गृह और गोपन विभाग, नियुक्ति विभाग ये सब छीन रहे थे। देखिए पवन जी, ये सब अभी आपने जो सवाल किया, हमारे सपा के मित्र किस तरीके से साफगोई से उससे बचते हुए नजर आए, और उनके यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो क्षेत्रीय पार्टी है और हम भी सभी सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में, हमारा सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार, और हमको ये बता रहे हैं कि कितने मुख्यमंत्री हैं। और उसी के पहले वक्तव्य में इन्होंने कहा कि योगी जी ये है, वो योगी जी वो है। तो ये लोग, लेकिन ये सब सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है ये चल तो इसी के इर्द गिर्द रहा है, बात तो यही हो रही है। पवन जी थोड़ा सा पूरा मैं कर लूं, आ जाएगा सारा जवाब आपका, जो आपने सवाल पहले किया वो आ जाएगा। जी जी। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, और अभी उन्होंने सवाल आपने कहा कि आपने सुनील बंसल जी को लेकर बैठा दिया। इसके पहले नागेंद्र नाथ जी हमारे यहाँ क्या थे, डॉक्टर बाबा पतिराम त्रिपाठी क्या थे हमारे यहाँ, राकेश जैन जी क्या थे। हमारे यहाँ पे परंपरा रही है संगठन मंत्री की, हमारे यहाँ परंपरा रही है, और हमारा जो इनकी बात है लोकतंत्र की बात है। ठीक है, हम अभी मानते हैं कि हम इनके विधायक जो है ये हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस विधायकों के विरोध में भी एक लोकतांत्रिक परंपरा जीवित है। नहीं तो कोई भी सभा का विधायक जो है विरोध करके देख ले, दूसरे दिन उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज मनोज जी यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज भाई से मैं कहना चाहूंगा, एक शब्द बोल दे इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। नहीं, यही तो फिर हुआ था। आप ओम प्रकाश राजभर, जिनको अब आप फिर से अपने कुनबे में लाना चाह रहे हैं, उनके साथ भी तो यही हुआ था। वो सिर्फ पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात कर रहे थे और लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। आपने भी तो उन्हीं के साथ यही किया था। क्या अंतर है इनमें और आप में? दल अलग था पवन जी, हम अपने दल की बात कर रहे हैं। वो हमारे अलायंस थे, एनडीए के अंग थे, उनमें हमारा क्या सामंजस्य होता है, क्या नहीं होता है, ये एक अलग चीज का अलग मुद्दा है। ये हम अपने दल की बात कर रहे हैं, जो हम अपने अलायंस में, भाई हमने देखिए उनको जो है क्या कहते हैं, अनुप्रिया जी को हमने मंत्री बनाया, इस बार हम लोगों ने नहीं बनाया। ये तो हमारे दल का सामंजस्य है, फिर आवश्यकता होगी तो यही तो पूछा जा रहा है। ये जितिन प्रसाद की जो एंट्री हुई है, इनके लिए कोई मंत्री पद है या नहीं है? देखिए, जितिन प्रसाद जी बड़े नेता है और उनका जरूर सम्मान होगा। अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि जितिन प्रसाद जी को मंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तो ये है, ग्राउंड रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि आपके ऊपर जो ब्राह्मण विरोधी पार्टी होने के आरोप लग रहे थे, आप उसको मैनेज करने के लिए लेकर आए हेलीकॉप्टर कैंडिडेट। क्या आपके पास लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा बड़ा चेहरा था? और भी कई ब्राह्मण चेहरे थे। दिनेश शर्मा को आपने उप मुख्यमंत्री इसी वजह से बनाया था कि वो ब्राह्मण चेहरे थे, लेकिन लगातार जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से सवाल उठा रहे थे। आपने आवाज दबाने के लिए, या फिर क्या सेटिंग हुई, कुछ तो बताएंगे आप? इतना सब कुछ राजनीति में इतना क्लियर कहां होता है? माननीय दिनेश शर्मा जी है, माननीय ब्रजेश पाठक जी है, माननीय नीलकंठ तिवारी जी है,
नाम गिनती हमारे यहाँ कम नहीं है। 58 हमारे यहाँ ब्राह्मण MLA हैं, उसमें 8 मंत्री हैं हमारे यहाँ, उसको भी तो गिनिए। और ये अभी आपने कहा ना कि योगी जी के खिलाफ आरोप लग रहे थे कि ठाकुर ब्राह्मण विरोधी हैं, ठाकुर हैं, तो आरोप लग रहे थे। ये विपक्ष की एक साजिश थी और सोची समझी तकनीकी है इन लोगों की कि इनको, अरे ये कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, तो इन लोगों ने तो उसको भी शामिल कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस महान व्यक्तित्व ने जो काम करके दिखाया है, कर्मयोगी का काम किया है उस आदमी ने, और आज वही खलबली है सपा और बाकी दलों में। जी, ये जो ब्राह्मण विरोधी पार्टी के आप लोग आरोप लगा रहे थे, सिर्फ राजनीतिक साजिश थी आपकी, उनका साफ साफ पर यही कहना है। जी, मेरे से सवाल मनोज जी से। मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, दोबारा से सवाल पूछे। अश्विनी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी पार्टी होने के जो आरोप लग रहे थे वो सिर्फ सियासी थे, उनमें कोई दम नहीं था। अभी जब अगर जतिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाता है, MLC बनाया जाता है, तो ये हमारे आरोप स्वतः ही स्टैंड हो जाएंगे कि क्या हकीकत है, क्या बताना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब बीजेपी में आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम लिया, मैं कम से कम 1000 बार ये बात कह चुका हूँ टीवी चैनल पे 2017 तब तक, लेकिन बीजेपी ने कान में पता नहीं कौन सी रुई लगा रखी है कि इतने बड़े, इतने डेडिकेटेड नेता को बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं दिया। तो अपमान तो वहीं से शुरू हो गया था। तो ब्राह्मणों का अपमान आप लगातार कर रहे हो। शाही जी तो नहीं बताएंगे, क्योंकि शाही जी की तो बल्ले बल्ले है, चली ठाकुरवाद रहा है उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। दिक्कत में वो है जिसने अपने कंधे पे झोला डाल के RSS में काम करके और बीजेपी के तमाम सारे कैडर को मजबूत करके। ठीक है, समय की कमी है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है, तो लगातार अब ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अब ये किस करवट जाकर बैठता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।